नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस राजनीति पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रोज ये इंतजार हो रहा था कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। हालांकि यह इंतजार अभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन इसी बीच राज्यपाल ने जो संभावनाएं थी उनकी कोशिश करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब धारा 370 संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें जो शक्तियां मिली हुई थी, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश की दोपहर बाद कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले कैबिनेट में पास हुआ और आखिर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और यह कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 2008 के बाद से 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा वहां पे। उसके बाद 2014 एक बार फिर 2019 में राष्ट्रपति शासन लग गया। चलिए, लेकिन पूरा जो घटनाक्रम है आप उसको देखिए। और हमारे साथ आज नॉन पॉलिटिकल पैनल है हमारे साथ समीक्षक और जर्नलिस्ट हैं। वो क्या देखते हैं इस पूरी पिक्चर को। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र का ये पूरा घटनाक्रम एक सियासी आईना है ये, और इसे देखा जाना चाहिए। आप एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ। महाराष्ट्र में पिछले 20 दिनों से सरकार बनाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन नतीजा अभी तक ना तो सरकार बनी और ना ही ये तय हो पाया कि सरकार किस पार्टी की बनेगी। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र के इस पावन पर्व में किसकी गलती का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मामले को भांपकर ब्राजील रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। उधर अब शिवसेना ने कोर्ट को भी दस्तक दे दी है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र राज्य में बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा है, लेकिन इस जादुई आंकड़े को किसी पार्टी ने भी नहीं छुआ। हालांकि चुनाव नतीजों में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के पास 105 तो उसकी सहयोगी शिवसेना के पास 56 आई, लेकिन गठबंधन टूटा। सरकार के सपने भी टूटते दिखे। हालांकि इस बीच एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुगत चली। एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, लेकिन बैठकों का दौर सभी पार्टियों में चला, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक कोई नहीं पहुंच सका। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जद्दोजहद में भाजपा को पहला मौका मिला, लेकिन शिवसेना के गठबंधन तोड़ने की कवायद ने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि बाद में शिवसेना ने कोशिश की, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, केंद्र कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति शासन आखिर एक बार फिर महाराष्ट्र में लग गया है। ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा था, ये कहा जा सकता है कि सत्ता सबको प्यारी है, लेकिन बना कोई नहीं पाया। मेरे साथ इस वक्त उमेंद्र गादी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेंद्र शर्मा जी समीक्षक, हमारे साथ उपेंद्र राज पुरोहित जी समीक्षक और श्याम शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा उमेंद्र जी, ये पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाना चाहिए। योगेंद्र जी, ये कह सकते हैं संवैधानिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाने वाली घटना घटी है। जनता ने जिस जोश के साथ मतदान किया और वोटिंग के बाद में जो स्थिति आई, ये बेमेल जो समझौते की बातें आई, इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा था राज्यपाल के पास में। ये कोई भी दल इस स्थिति में नहीं था कि सरकार बना सके। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास में सिफारिश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और यदि मानिए बेमेल समझौता के आधार पर सरकार बन भी जाती, ज्यादा लंबे समय चलने वाली। मैं एक बार जानना चाहता हूं सर, यहाँ पे समझौता मेल और बेमेल ये कैसे देख रहे हैं आप? इसलिए देख रहा हूं मैं इसको कि जब जिन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिन्होंने मिलकर जनता की सही वोट मांगी कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे, बाद में कुर्सी का मोह ऐसा आया कि उनको अलग अलग स्थिति में जाना पड़ा। एक छोटा जो भाजपा के बाद में सेकंड पार्टी थी शिवसेना, वो इस बात पे अड़ गई कि हमें मुख्यमंत्री पद मिले। यानी मैं कह सकता हूं कि जो चुनाव आपने मिलकर लड़ा, जो आपने जनता के सामने वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे, आपने कुर्सी की मोह में आके खंड विखंडित स्थिति में आ गए। इसके बाद में अब ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बातें चली, और ये जो स्थिति है, कांग्रेस ने
उनको समर्थन पत्र नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि वहां स्थिति जो उलझुल स्थिति बन गई, महाराष्ट्र की सरकार उलझुल स्थिति में ऐसी फंस गई कि वहां सरकार बनाने की स्थिति पैदा ही नहीं हुई। ऐसे में बेमेल समझौते वाली बात सामने आई, जब शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ लोगों में जाके, जनता में जाके वोट मांगे, आज कुर्सी के लिए यदि एक होना पड़ता है तो इसको बेमेल समझौता ही कहा जाएगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, यहाँ पर बेमेल समझौते जैसी बात मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी घटनाएं अनेकों बार घटी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ, जो बिल्कुल ही दो विरोधी पार्टी, दो ऑपोजिट विचारधाराएं साथ में आके सरकार बना सकती है। कांग्रेस और शिवसेना है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस शिवसेना का अपन कह सकते हैं। तो जब बीजेपी और पीडीपी सरकार बना सकती है, तो यहाँ कांग्रेस और शिवसेना यदि सरकार बनाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नई घटना है, एक पुरानी परंपरा के अंदर आती हुई ऐसी घटना है। ऐसे और भी एग्जाम्पल, अपने झारखंड के अंदर जब फर्स्ट टाइम चुनाव हुए थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी सीटें लेके आया था, उस वक्त भी वहां पर गठबंधन सरकार बनी थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि इस जनादेश का अपमान हुआ है, और यहां पर जिन्होंने भी इस अपमान का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपमान किया है, यहाँ वो कटघरे में जनता की अदालत में, और जनता को जब भी वापस चुनाव होते हैं तो जनता को उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि उन लोगों ने उनके जनादेश को ठुकराया, देश को एक आर्थिक नुकसान दिया है अपने सिर्फ क्षणिक स्वार्थ के लिए। क्या होता भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना सीएम न बना करके शिवसेना का सीएम बना देती? यहां कहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मित्रता की बात करती है और वहां वो अपने मुख्यमंत्री के लिए अड़ गई। तो यहां सबसे पहले कटघरे के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी को यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बातें तो बड़े बड़े त्याग की करती है, लेकिन सरकार बनाने के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो अड़ गई। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई घटना होगी योगेंद्र जी, जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल के साथ जो हुआ था। आप देखिएगा उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुझे जो एहसास हो रहा है अनुभव के आधार पर। मुझे एक बात बताइए लेकिन सर आप, कि यहां आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बड़प्पन की बातें करती है, त्याग की बात करती है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का कोई आधार हो सकता है? सबसे ज्यादा सीटें उसकी हैं, शिवसेना से डबल के करीब उनकी सीटें हैं, तो किस आधार पे वो अपनी सत्ता की कुर्सी छोड़ते हैं? देखिए, बीजेपी आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी में वो शुमार करती है। उसको दिल बड़ा रखना चाहिए था। एक छोटा उसका सहयोगी जो पिछले 30-40 साल से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के, खाली महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा है। इनकी विचारधारा भी मेल खाती है, तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बना देते हैं। अड़चन कहां थी? मुझे एक बात बताइए, एक बात, इसका मतलब ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बहुत बड़ा ताज है, जिसके ताज के नीचे पता नहीं कितना बड़ा धन। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। नहीं, ये प्रूव हो गया आज कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इन्होंने चुनाव की तरफ वापस पूरे स्टेट को झोंक दिया। मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समीक्षक हैं, हर चीज का आप पूरी चीजों को पूरी समीक्षा के आधार पर आप देख रहे हैं। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि बड़प्पन दिखाया जाना चाहिए। जब राजनीति में सत्ता की लोलुपता और कुर्सी के लिए आइडियोलॉजी, जिसके आधारशिला नींव जिस पे रखी जाती है, वह आइडियोलॉजी होती है किसी राजनीतिक दल के गठन की, जब उसी को तिलांजलि दे दी जाती है, तो ये बड़प्पन आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीति में को बड़प्पन कर पाएगा? ये दुर्भाग्य है, मैं यही तो कह रहा हूं। यहां इन्होंने बड़प्पन न दिखा करके ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, राज्य कोई मायने नहीं रखता, चुनाव वापस हो उसके बाद और हो, उससे उनको कोई मतलब, उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। इस महाराष्ट्र के घटनाक्रम में बीजेपी का सबको बिल्कुल इस वक्त बीजेपी का स्टैंड मैं इससे मानूंगा। ठीक है, कांग्रेस ने बाद में लेट हो गई। जितना समय बीजेपी और शिवसेना के लिए वार्तालाप का समय मिला, उतना समय यदि कांग्रेस और इनको मिलता तो शायद कोई रिजल्ट आता है। नहीं है तो वो बात की बात है, मैं ये नहीं कर रिजल्ट आता, लेकिन मौका तो मिलता है उनको, मौका ही नहीं दिया गया। तो यहां ये राज्यपाल द्वारा तुरंत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना, ये भी सवालों के कटघरे में है। इनको कम से कम 2-3 दिन मिलने चाहिए थे विचार विमर्श करने के लिए, कहीं न कहीं एक कॉमन एजेंडे पर आकर ये बात करते तो शायद एक बड़े स्टेट को चुनाव की वापस जो एक बड़ा इवेंट होगा उससे बचाया जा सकता था। ये यहाँ समझदारी। चले, राजेंद्र जी हमारे साथ में है। राजेंद्र जी, पूरा जो घटनाक्रम है पूरा देश देख रहा है, इसे किसी से छिपा नहीं है। इस
महाराष्ट्र की इस घटना को मैं एक राजनीति के लिए आईना मानता हूं, सियासी आईना जिसे कहें। इस आईने में क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको? देखिए योगेंद्र जी, पहली चीज तो यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ घटना हुई है, रिजल्ट आने के बाद में लग गया था कि इस तरह की घटना होगी और हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगे। इस शुरू पहले दिन से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सारा घटनाक्रम जिस तरीके चल रहा था। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि राजपुरोहित जी किस तरह से इसको एनालिसिस कर रहे हैं। आप देखिए, फडणवीस के रिजाइन करने से पहले तक की स्थिति देखिए, संजय राउत के जो स्टेटमेंट आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनको ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं सरकार बना देंगे बीजेपी को अलग करके। ये पूरे घटनाक्रम को आप एक एनालिसिस गंभीरता से करोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि अगर आपस में समझौते वाली कहीं बात होती तो इस तरह की जो आपस में जिस तरह के स्टेटमेंट संजय राउत द्वारा बार बार दिए जा रहे थे, सुबह शाम तक हर बार उसको रिपीट किया जा रहा था, और जिस तरह से खुली चेतावनी बीजेपी को दी जा रही थी, उस घटना को आप अच्छी तरह देखोगे। सर, बात रखना चेतावनी नहीं है, अपनी बात रखना चेतावनी नहीं है। घटनाक्रम को आप देखिए। उसके बाद में फडणवीस ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने बीजेपी को बुलाया, 3 दिन का टाइम दिया, बीजेपी ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने तीसरे दिन कहा है। देखिए, एक सीमा होती है, आप एक सीमा तक, पर उसके पहले कि आप पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि शिवसेना ओवर कॉन्फिडेंस में थी। असलियत में जो सारा झगड़ा हुआ वो ओवर कॉन्फिडेंस का हुआ है, और जिन लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस दिलाया था वो लोग ही कहीं, आप मतलब उन चीजों को देखना पड़ेगा। सर, बयान तो बीजेपी का रहे थे कि फडणवीस शपथ लेके, और कॉन्फिडेंस बीजेपी थी। देखिए, फडणवीस के लिए मैं आपको अभी बता दूं, 10 बार बयान है। एक मिनट आ रहा हूं, बात पूरी करने दीजिए। हाँ, एक बार पूरी बात करने दीजिए। हमारा कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो रहा, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। हो सकता है आपका किसी आइडियोलॉजी जुड़ा हुआ हो, मेरा किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं केवल घटनाक्रम को अध्ययन कर रहा हूं एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में कि क्या हो रहा है। आप देखो, उसके शिवसेना ने गवर्नर के पास जाकर कहा कि हम इतने आदमियों का, हमारे पास 170 का, शायद 170 की बात करेंगे, 170 का हमारे पास समर्थन है, और हम उसके बाद में एकाएक घटनाक्रम बदलता है। आप देखिए, जो एनसीपी जिसके भरोसे ये थे कि एनसीपी हमको, पहले चीज तो आप इस चीज को देखिए कि एनसीपी और शिवसेना लगभग इनके वोटर एक हैं, लगभग एक दूसरे के खिलाफ इनको जो हो रहा है वही इनका क्षेत्र है। चाहे आप पूना को ले लीजिए, चाहे बॉम्बे को ले लीजिए, नागपुर में आप इनका देखिए तो एक दूसरे की जो धुर विरोधी है पॉलिटिक्स के अंदर, उनको एक जगह कहाँ आने का ये कहिए कि जो शरद पवार की जो पॉलिटिक्स थी उसने यहाँ पर कहीं काम किया। उन्होंने एंड टाइम तक इनको कागज नहीं दिया और इस अंधेरे में रखा कि हम आपको कागज दे देंगे। कांग्रेस को मैं इसमें दोषी नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस इसमें थी कि अगर शरद पवार कागज दे देंगे, शरद पवार यदि सहमति दे देंगे तो हम भी दे देंगे। हालांकि फिर उनके जिस तरह से आज आप दिनभर का घटनाक्रम देखे, पूर्व गृह मंत्री पाटिल जी का जो स्टेटमेंट आया दिन के अंदर, कांग्रेस वहां से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से जीते जो एमएलए थे उनके जो अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, और सेंटर के अंदर जो दो पक्ष हो गए हैं, केरल लॉबी अलग काम कर रही है, दूसरी लॉबी अलग काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वोटों की बात हो, पोलराइजेशन की बात हो रही, तो सारी चीजें आप इन सारी चीजों को देखिए तो इस स्थिति के अंदर लग ही नहीं रहा था कि कहाँ शिवसेना। अच्छा, पहली चीज देखिए कि आप 55 आदमी के लोगों को आप इसको उधर भी देखिए, देवगौड़ा का स्टेटमेंट परसों क्या आया है। देवगौड़ा ने कहा कि सोच समझ करके शिवसेना समर्थन ले, और ये कांग्रेस को कहा कि जो हमारे साथ किया वो कम से कम उनके साथ मत करना। ये आप स्टेटमेंट पूरे हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स का आप देखिए कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजों के बाद में, अच्छा फिर देखिए आप इन सब चीजों को भूल जाइए, आप देखिए 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे इसके पीछे का हिडन जो एजेंडा उसको आप देखिए। 11:30 बजे एनसीपी को क्या जरूरत आ गई थी जो गवर्नर को छुट्टी दी, उनके पास 8:30 बजे का टाइम था शाम का। आप गवर्नर को तो दोषी बता रहे हो, बीजेपी को दोषी बता रहे हो, आप इसको देखिए उनको क्या इतनी जल्दी आ गई थी 11:30 बजे कह रहे हैं कि हमको आप टाइम दीजिए 2 दिन का। यह बात तो आप कल जब आप गए थे तभी कहते थे कि हमको 3 दिन चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए 24 घंटे का टाइम। तो घटनाक्रम को आप अच्छे तरह एनालिसिस करिए, आप देखिए उनके अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है। 11:30 बजे उन्होंने दिया है, 2 बजे सबको मालूम अच्छी तरह 2 बजे ब्राजील जाना है पीएम। तो हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अंदर खाने बीजेपी और एनसीपी के बीच में कोई तार जुड़ गए हो, जिससे ये सारी चीजें हुई हो कि 11:30 बजे उन्होंने दिया हो, फिर गवर्नर से वहां टाइम पे पहुंच गया, कैबिनेट की मीटिंग हो गई और उसके बाद में सारी चीजें हो गई। अदरवाइज आप देखिए 11:30 बजे वाला ऐसा कौन सा टाइम आ गया जिसके अंदर एनसीपी को जरूरत पड़ गई कि वो जाकर के वहां पर दे रही है लेटर कि हमको साहब 3 दिन चाहिए। आप इन चीजों को आप कैसे भूल रहे हो, आप किस तरह से किसी एक पार्टी के ऊपर आप दूसरा कर रहे हो, आपको पूरा एनालिसिस देखना पड़ेगा। केरल वाले क्यों कह रहे हैं, क्यों साहब हमारे केरल के अंदर असर पड़ जाएगा, मुस्लिम वोट हमारे सारे, क्यों शिवसेना तो कट्टरपंथी है। ये कोई आज की बात थोड़ी है, शिवसेना का अपना एजेंडा है और हर पार्टी का अपना एजेंडा होना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए सर, केरल के अंदर तो वैसे भी इतना
ज्यादा असर है कॉमरेडों का कि वहां अभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करना वो पड़ेगा, एक अलग चीज है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन से ये लग रहा है कि देखिए वहां पे क्या आज भी कांग्रेस और कॉमरेड आमने सामने है। वहां पे कांग्रेस को इसमें के एंटोनी और केसी वेणुगोपाल उनको लगा कि हमारा जो माइनॉरिटीज का वोट है वो खिसक करके, खासकर मुस्लिम उसमें वो वोट खिसक करके और कॉमरेडों की तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास में कोई कोर वोट ही नहीं बचेगा। एक बड़ा नुकसान लग रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मैं देखना चाहता हूं और जो देख रहा हूं, ये शिवसेना का बड़ा नुकसान और साथ में बीजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कारण ये है कि एनसीपी के पास में खोने को कुछ नहीं था, कांग्रेस के पास में कुछ नहीं था। जो सीटें हैं वो रहेंगी। इनको खतरा इतना लग रहा था कि बाड़ेबंदी करनी पड़ रही थी कि कहीं टूट ना जाए। पहले का एक्सपीरियंस है ये। बीजेपी को नुकसान इस बात का है कि उसका एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजिकल सहयोगी हिंदुत्व के मुद्दे पे वो उनसे छिटक गया। 30 साल का एक दोस्ताना जो संबंध थे वो टूट गए। इसको भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक शिवसेना का बेशक चाहे एक ही मंत्री केंद्र में हो, भारी भरकम उद्योग के जो मिनिस्टर थे मिस्टर अरविंद सावंत, उनसे इस्तीफा दिलवाया। अब यहां हो क्या रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का क्यों है? क्योंकि कंडीशन रखी गई कि आप एनडीए से नाता तोड़ेंगे। पहले शिवसेना को सत्ता की कुर्सी दिखाई दे रही थी, नाता भी तोड़ा। अरविंद सावंत से इस्तीफा भी दिलवा दिया। वो कैसे मन से दी होगी आई डोंट नो, बट उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का आदेश माना। तो यहां नुकसान के अगर गणित देखें तो बड़ा नुकसान शिवसेना और उसके बाद में बीजेपी को इस बात का मलाल रहेगा कि एक हमारा सहयोगी हमसे छिटक गया। अब मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा वहां पे कि कोई बड़े दल के रूप में नेक्स्ट बीजेपी से कोई कंप्रोमाइज करेगा। या तो होता ना जैसे कई बार ठोकर लगने के बाद आदमी की समझ में बैठती है, हो सकता है शिवसेना कोई समझ में आई। लेकिन ये देखिए योगेंद्र जी, इसके इम्पैक्ट तो आना चालू हो गए। हाँ, जेडीयू के नेता त्यागी जी का स्टेटमेंट आ रहा है, सुबह से चल रहा है, दोपहर बाद से। वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह का मुद्दा चिराग पासवान ने वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया उसने। इस तरह और चिराग पासवान ने एक दूसरे दल ने भी किया है वहां पर, जो पहले एनडीए के अंदर था। तो ये तो सब चीजें पॉलिटिक्स के अंदर चल रही है। पर आप बेसिक जो चीज है वो देखिए कि इसके अंदर अब क्योंकि अब जो भी राष्ट्रपति शासन लग गया और अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं ठीक है तीनों पार्टी मिलकर तो कोई मिलकर के सरकार बना लेंगे, 6 महीने बाद बना लेंगे, वो भी है। और जिसको नुकसान होना वो नुकसान होना, क्योंकि कांग्रेस नहीं, अगर गवर्नर के पास में ले जाकर के तीनों पार्टियां अगर बहुमत को साबित कर सकती हैं अभी तो राष्ट्रपति हाँ सरकार बना सकती है। लेकिन जब हालात नहीं है तो सरकार कोई तो रहेगा, नहीं रहेगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। देखिए जो रिजल्ट आपने अभी राष्ट्रपति शासन वाला देखा है उसका यदि कोई राजनीतिक विश्लेषण थोड़ा गंभीरता से अध्ययन करता तो जहां अरविंद सावंत का इस्तीफा हुआ वही समझ लेना चाहिए कि ये होना है। क्योंकि शिवसेना की पहली शर्त ये थी कि आप एनडीए से अलग हो, और उन्होंने जो ही एनडीए से एनसीपी को एनडीए से अलग होने की बात करो। लेकिन एनसीपी की पहली शर्त थी कि शिवसेना अलग हो, लेकिन वो भी एनसीपी की नहीं थी, वो कांग्रेस की शर्त थी जो वाया शरद पवार कहलवाई जा रही थी। हाँ जो भी है मतलब, पर जो ही उसने इस्तीफा दिया तो ही आप देखिए पूरा जो घटनाक्रम था पूरा बदल गया। और जो एनसीपी उनके सहयोग के लिए आगे आ रही थी वो बैकफुट पे हो गई। शरद पवार जी कह रहे हम निर्णय लेंगे, हम कांग्रेस का निर्णय के साथ निर्णय लेंगे, तो ये घटना होती है। इसलिए सारी घटनाक्रम जो है वो सारा उस दृष्टि से अपने को देखना पड़ेगा क्या। पर मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए यदि वोटर सजग नहीं होगा, पोलिंग ढंग से नहीं होगी, 100% पोलिंग नहीं होगी, 90% से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये सारी घटना रिपीट होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए मैं उमेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। और उमेंद्र जी आपसे पहले श्याम शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, पूरा जो घटनाक्रम है महाराष्ट्र का, मेरी नजर में एक सियासी आईना है ये। इस आईना में वास्तव में इसको अपने एक्चुअल तस्वीर देखना पसंद करेंगे राजनीतिक दल, या आपको लगता है कि एक सियासी ड्रामा है इसमें? और दूसरा सवाल है मेरा आपसे कि पूरे घटनाक्रम में किसने क्या खोया? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलना, एक तो ये कहलाता है कि आपने गठबंधन करके भी विश्वासघात किया, आपस में समन्वय नहीं रहा। आपने पहले आपस में तय किया कि हम दोनों चुनाव मिलकर लड़ेंगे, चुनाव लेकिन बीजेपी खारिज कर रही है ये कि हम 50-50, मतलब जो रोटेशनल सीएम वाली बात थी। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अब आपके पास केंद्र में भी सत्ता आपकी है और आप राज्य में कमजोर स्थिति में आ गए, जिस स्थिति में आने चाहिए तो नहीं आ पाए।
अब आप अपने साथी ग्रुप को ये कह रहे हो कि कुछ और है, क्या है, क्योंकि मजबूरी का नाम ही होता है सब चीजें। समझौता क्यों होता है? समझौता मजबूरी में होता है, कभी भी स्पष्टतावादी में ये सारी चीजें होती नहीं है। अगर ये सब स्थिति पैदा नहीं होती तो सारी, लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से राज्यपाल की भूमिका पर जो प्रश्न चिन्ह आज लग रहा है, केंद्र सरकार पे जो लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है राष्ट्रपति शासन लगाने में। अभी तक तो राज्यपाल ने विधिवत रूप से जो भेजना चाहिए था प्रस्ताव रूप में, जो आना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। उसके पहले कैबिनेट हो गई। नहीं, ये प्रस्ताव भेजने के बाद ही कैबिनेट। देखिए अभी तो क्योंकि 7 बजे तक का टाइम तो था, उन्होंने मांगा है कि 2 दिन का टाइम और दे दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आप ऐसा कौन सी कर लेंगे कि आपको आज राष्ट्रपति शासन लागू कर देना है? ब्राजील अगर ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जाना है तो और भी तरीके हैं, उसके हिसाब से कर सकते थे। सर्कुलेशन से भी हो सकता है। आप बहुत ऐसी क्योंकि जल्दबाजी इसलिए करना चाहते हैं कि आपको वहां पर अधिकार नहीं मिल पाया, आपका पार्टी का वहां पर संपट नहीं बैठ पाया, इसलिए साफ तौर पे आप अगर भाजपा को देते 48 घंटे, आप शिवसेना को देते हैं 24 घंटे, एनसीपी को देते 24 घंटे। आखिर ऐसा क्यों? 48 घंटे देना चाहिए फिर, अगर उनको देना चाहिए तो। अब ऐसे आपको वहां पर लोकतंत्र कायम करना है या लोकतंत्र खत्म करना है? राज्यपाल की भूमिका जिस प्रकार की स्पष्टतावादी होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं लग रही है। इसलिए राज्यपाल को निश्चित से विशेष आपको विधि विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी, और आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए कि सरकार का गठन किसी प्रकार से हो जाए। सरकार का गठन हो पाने में समय लगेगा, क्योंकि जिस पेचीदगी की स्थिति बनी हुई है उससे आज भी राष्ट्रपति शासन अस्थायी तो निलंबित होंगे। कोई बहुत पूरे तरीके से राष्ट्रपति शासन नहीं, केवल अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, जो कि आपने जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। अब आपको क्योंकि आपके पास सत्ता है केंद्र में भी और यहाँ पे भी है, उसके बाद आप हो सकता हो, लेकिन क्योंकि संख्या 40 चाहिए आपको, इसलिए इतने बड़ा तोड़फोड़ आप भी नहीं कर पाओगे, इसलिए कमजोर करने की स्थिति बनेगी। अब भविष्य में क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होगा और क्या कुछ, क्योंकि झारखंड चुनाव पर इसका कितना असर आएगा नहीं जाएगा, ये बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। लेकिन फिर भी आपको केंद्र सरकार, क्योंकि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, केंद्र ने तो बहुत कुछ, सब कुछ आपके हाथ में है, उसके बाद आप इतनी जल्दबाजी दिखाते तो उससे लगता है कि आपका जो निर्णय है परिपूर्ण तरीके से, परिपक्ष तरीके से नहीं लिया गया है। आप क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं कि आप कैबिनेट का निर्णय हो जाए और प्रधानमंत्री जाने से पहले सब कुछ हो जाए, और फिर आप ये शो कर दो कि अब तो राष्ट्रपति शासन तो लगना ही है। इसलिए आप अगर एक तरफ, अब देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए वो लोग, उसके बाद भी इतनी जल्दबाजी हो रही है कि भाई आज कल तक का समय है ना इनके पास, लेकिन आज ही सब कुछ हो जाए। इसलिए बहुत सारी चीजों में, लोकतंत्र में हमेशा जब अगर प्रचंड बहुमत आपके पास है, एक राज्य में 7:30 या 8:30 बजे तक का टाइम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टाइम तो एक दिन भंग के नहीं बजाय निलंबित तो की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू कर देना किसी भी लोकतंत्र के लिए, तो आपको लग रहा है कि वहां सवाल निशान खड़ा हो, सवाल निशान स्पष्ट रूप से खड़ा होना कि आप इतनी जल्दबाजी करना क्यों चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल खड़ा किया है कि लोकतंत्र को क्या समझ रखा है, तो कांग्रेस को तो अपना स्टेप जल्दी उठाना चाहिए था, कब तक इंतजार किया? देखिए कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से इसमें काम लिया है, कांग्रेस में बहुत जल्दबाजी नहीं की है, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को मजबूत किया है, कमजोर नहीं हुई है। कमजोर नुकसान शिवसेना का सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा स्थिति तो बीजेपी और शिवसेना के बीच में बिगड़ी है कि हम दोनों भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई, और छोटे भाई बड़े भाई में जिस तरह का घरेलू विवाद होता वो विवाद हुआ, और उसके बाद संबंध विच्छेद हो गए, और आपने केंद्र से मंत्री भी हटा लिया, और उसके बाद आप जिससे नाता जोड़ना चाहते थे वो नाता नहीं जुड़ पाया। ये बड़ी विचित्र स्थिति सामने आई कि आप उसको त्याग की भावना नहीं रखते हो। शासन तो हमारा होगा, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहो, जो हम कहेंगे वो करो, मुख्यमंत्री का निर्णय आप करोगे वो नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले से ही विचार विमर्श करना चाहिए था कि आपको चुनाव अलग अलग लड़ना चाहिए। चुनाव एक साथ लड़ लिया आपने, और आप फिर भी वो स्थिति पैदा नहीं कर पाए जो करना चाहते। जो सपने सजोए थे वो आप सपने देख तो लिए, लेकिन वो साकार नहीं हो पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बहुत बड़ा दिल रखिएगा, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आप एक राज्य में इस तरह आपको ये क्यों लग रहा है कि दिल बड़ा नहीं है? 56 इंच के सीने में थोड़ा तो बड़ा दिल भी होगा। 56 इंच के सीने में दिल तो सबके बराबर होता है, सीना बड़ा ही छोटा बड़ा हो सकता है, दिल तो सबका एक जैसा होता है। इसलिए क्योंकि आपके पास इतना बड़ा प्रचंड बहुमत है, आप क्योंकि शीतकालीन अधिवेशन आएगा जब वहां पर पार्लियामेंट में बहस होगी, तो
तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप कह दिया आपका निर्णय सर्वोपरि हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आप क्यों नहीं आप स्थिति स्पष्ट करते हो कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके स्पष्ट करो कि भाई देखिए संकट पैदा हो गया, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं, अब कैबिनेट को बुलाना है। ये चीजें पहले भी की जा सकती, बहुत अच्छे ढंग से आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मजबूत हो सकते हो, लेकिन ऐसा करना आप अपने लिए खतरा पैदा करते हो। अभी कुछ दिन पहले आपने लोकसभा का चुनाव इतनी तरीके से जीता, फिर आप एक राज्यों में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं ला पा रहे हो। आपको जोड़ तोड़ वाली सरकार हरियाणा में बनानी पड़ी, यहां तो बनी नहीं पाई, आप चाहते हुए भी नहीं बना पाए। तो ये स्थिति अब झारखंड में भी आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो वहां भी विकट स्थिति होगी। तो इसलिए आने वाला राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, ये एक राजनीतिक नया संदेश देने का काम करेगा। चलिए, मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, कुछ नफा नुकसान दिखाई दे रहा है आपको इस पूरे घटनाक्रम में? योगी जी, मैं मानता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनी, ये एक नुकसान। चलिए उमेंद्र जी, मैं रोकूंगा आपको, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उस सियासी आईने की जो कहां से कहां तक पहुंच गया। अब राष्ट्रपति शासन भी वहां लगा दिया गया है। चले, किसने क्या खोया, हर घटनाक्रम में नफा नुकसान में देखा जाता है। उमेंद्र जी से जानना चाहूंगा। उमेंद्र जी, कुछ नफा नुकसान दिख रहा है इसमें राजनीतिक दलों का? योगेंद्र जी, देखिए, सीधी सीधी बात की जाए तो भाजपा को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन ये नुकसान सहानुभूति में ही बदला है, इस बात को भी हम मानना पड़ेगा। एक संदेश ये गया है कि बड़ा दल होने के बाद भी केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सांप, नीलवे, कछुए सब एक हो गए। ये एक संदेश जनता के सामने। छोटा सवाल है सर, मुझे टोकना बहुत जरूरी हो गया आपको। बड़े राजनीतिक दल को साइडलाइन करके कोई सरकार बना लेता है, तो सांप नेवलों के हमले का दूसरी पार्टियों को भी तो सिंपैथी मिलती होगी इसकी। देखिए, ये घटनाक्रम दूसरे राज्यों में भी आज सिंपैथी वाली बात नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है। शाम जी पहले बात मैं अपनी बात करूँ, उसके बाद बोलना। आप बोले तो मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप बोले तो बिल्कुल नहीं बोले। आप बिल्कुल बात सुनने का मौका रखो, पहले मैं बोल रहा हूँ। मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ, जबरदस्ती एक बात सुन लीजिए। आप तो सारे जर्नलिस्ट हो, राजनीतिक दलों से नहीं हो। कांग्रेस का चुनाव पहले ही गठबंधन था, इसलिए आप ये कहते हैं कि बाद में गठबंधन नहीं। कांग्रेस की शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की बात कहाँ कौन कर रहा था? ये देखिए, स्थिति तो जो बनी ना, राज्यपाल पे हम प्रश्न से लगाते हैं, बिल्ली खम्भा नोचने वाली स्थिति हो रही है। क्योंकि जब आप सरकार भी नहीं बना पाए और हम केवल राज्यपाल को कटघरे में खड़ा करें, ये एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। हाँ, यह शिवसेना के साथ एक बहुत अजीब संवैधानिक स्थिति की, जैसे श्याम जी का अपना एक ऑब्जर्वेशन है, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, इनका ये कहना है कि राज्यपाल को थोड़ा सा टाइम का इंतजार करना चाहिए था, केवल बस एक ही फोकस रखा कि प्रधानमंत्री को ब्राजील जाना है, उससे पहले पहले हमें फैसला करना है, ऐसा लग रहा है इनको। देखिए, जहां कानून व्यवस्था का मामला होता है उसमें किसी सलाह लेना, स्थिति को देखना राज्यपाल का काम है। जब इस समय वहां कोई है ही नहीं, विधानसभा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को संविवेक से निर्णय लेना पड़ता है कई दफा, और संविवेक से निर्णय लिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में गए, जो आदेश होगा हो जाएगा उसका। लेकिन कभी कभी कानून व्यवस्था बनाने के लिए यदि राज्यपाल संविवेक से निर्णय नहीं ले तो ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे वहां पे। इसलिए राज्यपाल का फैसला बिल्कुल उचित है। हाँ, बात आती है कि साहब भाजपा को धीरे रखना चाहिए, भाजपा को धीरे रखना चाहिए था, भाजपा को बड़ा दिल रखना चाहिए था। कल को स्थिति आएगी कि एनडीए के मोदी की जगह आप ये कहोगे कि साहब जो छोटा दल है, लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा दिल बताइए, कभी नहीं। भाजपा ने बड़ा दिल क्यों रखा था पीडीपी के साथ में, मुझे तो इसका बाद जवाब दे दो। हर जगह की अलग अलग स्थिति होती है। अच्छा, मतलब जगह स्थिति निर्णय लिए, मौसम भी स्थिति होती है। आप महाराष्ट्र में जिसके पास 56 विधायक है, उसको कैसे सीएम बना दे? 105 पार्टी और 105 वालों को छोड़ के। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में क्या हुआ? कांग्रेस ने हमेशा ऐसा ही किया है। हमेशा कांग्रेस की स्थिति ये रही है, आपकी कांग्रेस की स्थिति ये रही है, आपकी कांग्रेस की स्थिति ये रही है कि हमेशा लोगों को लटकने। चरण सिंह जी के साथ भी आपने ऐसे ही किया, चंद्रशेखर के साथ भी ऐसे ही किया, देवगौड़ा के साथ भी ऐसे किया, कुमार स्वामी के साथ भी ऐसे किया। कांग्रेस की हमेशा से मानसिकता रही है कि लोगों को एक सरकार किसी नाम क्यों नहीं लेते, उनके साथ क्या हुआ? जो भी होगा आपको ज्यादा मालूम है, क्योंकि आपको कांग्रेस की स्थिति को आप ज्यादा जानते हैं। कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी स्थिति हुई है महाराष्ट्र में अनुकूल नहीं थी।
हुई, महाराष्ट्र की जनता ने जिस उम्मीद के साथ में दिया था निर्णय, उसका पालन नहीं हो पाई। महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा शिवसेना को सरकार बनाने का मौका दिया था, उनमें जो भी हुई कुर्सी की लड़ाई, किस्सा कुर्सी का जो चला वो उचित नहीं हुआ। हाँ, इस बात का यह है कि शिवसेना को यदि, वैसे मुझे लगता नहीं है कि विधानसभा भंग होगी या नए चुनाव की स्थिति आएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आने वाले समय में कोई न कोई गठबंधन ऐसा बनेगा या कोई न कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी जिससे सरकार बढ़ाने की स्थिति वापस पैदा होगी और नई सरकार बढ़ेगी, ये मुझे ऐसा लगता है, चाहे कुछ भी कारण हो। लेकिन यह है कि जनता के सामने एक संदेश चला गया कि किस्सा कुर्सी का जो महाराष्ट्र में हुआ है ये उचित नहीं हुआ, अन्य राज्यों के लिए भी सोचने की स्थिति होगी, वहां भी छोटे दल आंख दिखाने की स्थिति में आएंगे। ये एक, मैं कह सकता हूं, आने वाली राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात बताइए भैया, मैं राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, वक्त आ गया अब राजनीतिक दलों को, जैसे आफ्टर इलेक्शन जब रिजल्ट आ जाता है और लगता है कि गठबंधन एक रास्ता रह गया, तो उसमें बनाते हैं मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। वो एक अब उन लोगों का एक आइडियोलॉजिकल एक या सैद्धांतिक तरीके से उसी पे चलना है आपको। क्या वास्तव में अब ये तय कर लेना चाहिए राजनीतिक दलों को कि एक स्टाम्प पेपर पे मीटिंग की मिनट्स लिखी जाएंगी कि किसके खाते में कितना कैबिनेट आएगा, अगर हम सरकार जीत गए तो कौन कितने साल मुख्यमंत्री रहेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि विश्वास का अभाव हो गया है। ऐसा कुछ कर लेना चाहिए अब राजनीतिक दलों को। देखो, ऐसा कर लेंगे तब भी कोई नतीजा निकलने वाला हाँ, नहीं है। नंबर एक, क्यों संविधान तो वैलिड मानता नहीं इसको। मायावती ने धोखा दिया कई बार, वो भी स्थिति पुरानी वाली दिखी ना। पर मैं एक दूसरी चीज करना चाहता हूँ, जिसको राजपुरोहित जी ने भी कहा, श्याम जी ने भी कहा, उपेंद्र जी, नौमेंद्र जी ने भी कुछ तरीके से कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि शिवसेना को टाइम कम दिया और उसको एनसीपी को टाइम कम दिया गवर्नर ने पक्षपात किया। आप एक चीज को क्यों नहीं देखते हो कि बीजेपी को जो 2 दिन दिए, 48 घंटे दिए, जैसा कि अपन सब लोग कह रहे हैं 48 घंटे दिए, वो 48 घंटे उनको भी तो मिल गए। अंदर वो बैठे तो नहीं थे कि जब तक इनकी सरकार बन जाए तो अपन चुपचाप बैठ रहेंगे, अपन कुछ नहीं कर रहे, तो उनको मिला 48 प्लस 24 घंटे, और फिर 24 घंटे उसको, फिर ऐसी क्या जल्दी थी परिस्थिति बदलाव लेती है। आप घंटे तो 24 ही कहोगे, आप टेक्निकली तो 24 पहले उधर ही जा रहे थे, पहले मेंटलिटी शर्मा जी उधर थी, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसका नहीं, ये तो फिर चुनाव जिस दिन मतगणना हो गई उस दिन से काउंट कर सकते हैं अपने, मतगणना के बाद से ही काउंट कर सकते हैं जी। तो आप इस चीज को राजपुरोहित जी, आप भी, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आप मेरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कीजिए, श्याम जी आप भी देखने की कोशिश कीजिए कि जिस रोज से सरकार बनने की स्थिति आई है उस रोज से संजय राउत की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे यह था कि इनके बिगड़ रही है। इसमें तो शुरू से लग रहा था बिगड़ रही है, और अल्टीमेटली अल्टरनेटिव पे सब। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आज केंद्र के अंदर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार, उसके बाद में भी कहीं न कहीं तलाशते रहते हैं कि कुछ न कुछ किसी स्टेट में किसकी जरूरत है, किसमें किसकी जरूरत है। इसलिए इन चीजों को राजनीतिक दलों के अंदर, देखिए आपके कल एक स्टेटमेंट आया था शिवसेना के पूर्व सीएम जोशी जी का, मनोहर जोशी जी का, उन्होंने कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज अछूत नहीं है। ये चीज उन्होंने कल कहा है, हालांकि ये चीजें पहले से कही जा रही है राजनीति को अछूत नहीं, और उन्होंने कल रिपीट किया है चीज को। जब वो गाड़ी से जा रहे थे उन्होंने कहा कि आपके बेमेल समझौता कैसे हो रहा है। तो आप देखिए कि गवर्नर ने पूरा टाइम दिया, 48 घंटे उनको दिया, तो 48 प्लस 24 जोड़ के देखिए, फिर एनसीपी को कितनी क्या जल्दी आगे थे, 11:30 बजे वो लेटर देने चले गए, शाम को 8:30 बजे भी तो लेटर दे सकते थे। गवर्नर को दोषी जब मानते थे वो 11:30 बजे लेटर दिया, गवर्नर को विचार करने का समय मिल जाए इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गवर्नर अपने आप को मेरे को नहीं है, नहीं, कोई कानून व्यवस्था कोई कुछ भी नहीं है। ये हिडन एजेंडा है कहीं ना कहीं। आप पॉलिटिक्स में देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई तत्व काम कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर 2 बजे जा रहा, उसके पहले कुछ भी करा रहा, जो करा कर उनको छुट्टी करो, अपन मजे से उसके बाद में करेंगे, एक बार राष्ट्रपति शासन लगे, वो भी यही करें, ये हाँ, श्याम जी भी यही करें। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वह आई है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई इनके समझौता, इनके अंदर क्या बात है तो ईश्वरी मालिक है, भगवान ही जानता है। बीजेपी उद्धव ठाकरे के बीच वास्तव में 50-50 की कमेंट्री या केमिस्ट्री कहीं बैठी नहीं बैठी, ये तो भगवान मालिक है कि इनके पीछे कमिटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इधर ताल ठोक के उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारा कमिटमेंट था, उधर बीजेपी इसे खारिज कर रही है। ये एक जो दोस्ती पे वार की जो बात हुई है वो ये सबसे बड़ी वजह है। ये तो मैंने कहा नहीं, जैसे ईश्वर मालिक है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी वजह से कहा जा रहा था कि अब की बार दोस्ती में वार। नहीं, पर आप एक चीज देखिए, एक थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। आप देखिए, जब तक बीजेपी के शिवसेना की जब सरकार बनाने की बात थी तब तक था वो लड़का जो आदित्य ठाकरे, उसको सीएम बनाने की बात, और जो वहां से वो टूटा उसके बाद में आ गई
उद्धव ठाकरे। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कितना अंतर आ गया? अगर बीजेपी नहीं बीजेपी अगर एग्री होती तो उद्धव ठाकरे भी सीएम बन सकते थे, ये कोई अड़चन नहीं थी। कद बढ़ा है। हाँ, लेकिन योगेंद्र जी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आज देश का गृह मंत्री कौन है, इसलिए उनको सबसे पहले तो पार्टी छोड़नी चाहिए। नहीं पार्टी क्यों छोड़ेंगे, पार्टी से तो रहेंगे वो। पार्टी का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए और उनको सीधे तौर पर गृह मंत्री के रूप में काम करना चाहिए। अभी कोई भी निर्णय होता है तो सीधा इनके ऊपर सवाल होता है कि बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते से वो बीजेपी का तो झुकाव जाएगा। उसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उधर ही झुकेगा जिधर का है। सर इसमें तो कोई डाउट नहीं, अगर वो रिजाइन भी कर देंगे तो देखिए, अगर वो रिजाइन भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी तो उनके गृह मंत्री के रूप में काम करोगे, फिर आप सर पार्टी के एक सांसद भी हैं। नहीं सांसद तो है, सांसद का एक दायित्व अलग हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब लेवल साथ में लगता है कार्यवाहक तो अध्यक्ष कई बना चीज दिया होता उन्होंने। है। इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष का तो कुछ चलती ही नहीं होता। आप देखो पीछे पीछे घूमते बेचारे, उनको तो कार्यवाहक के रूप में घुमाया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। जब उनको गृह मंत्री ले लिया उन्होंने, तो आप गृह मंत्री भी बनोगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पद रखोगे तो ही फिर आपके साथ न्याय नहीं करोगे देश के साथ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखिए नहीं तो प्रधानमंत्री रहते ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या जरूरत थी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इसलिए कई बार कई पद ऐसे होते हैं जो कि निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, इसलिए आपको वो पद छोड़ना चाहिए। और आप देश के अंदर गृह मंत्री के रूप में काम अच्छा करिए, कौन मना कर रहा है। अब या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए, और भी आपके पास थे। तो इसलिए यहाँ जो निर्णय हो रहे हैं और जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें हो रही है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं कही जा सकती है। आप समय देने के लिए, चर्चा कराने के लिए कुछ होना चाहिए था, सारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपकी यहाँ स्थिति फेल हो गई। आप अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए कोई भी कामयाब नहीं हो। ये सारी चीजें हैं। इसलिए लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आप बहुत बड़ा मन रखिएगा, क्योंकि आपके पास प्रचंड बहुमत है, छोटा बहुमत नहीं है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप देखिए जो भी संदेश देंगे केंद्र सरकार का संदेश है वहां पर, और केंद्र सरकार का संदेश अगर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, प्रशांत जी एक चीज बताइए मुझे, और खड़ा हो जाएगा साहब। एक चीज मुझे बताइए कि राजनीति में बड़प्पन की बात होनी चाहिए, उसे हम नैतिकता कहेंगे, जिसका पतन हो रहा है अभी, और केवल एक राजनीति नहीं सभी वर्गों में हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बड़प्पन सब जगह खारिज किया जा रहा है, लेकिन बड़प्पन बीजेपी अकेली क्यों दिखाए बड़प्पन, ये बताइए मुझे। सत्ता में होती हुई दिखाना पड़ता, सत्ता किसके पास है, सत्ता का बड़ा दिल होता तो है। ये बीजेपी तब तक के लिए गवर्नर को कहती है कि जब तक सरकार नहीं बन जाए जब तक आप राष्ट्रपति शासन की सिफारिश मत करिए। ये नहीं कहा। अगर बीजेपी को 2 दिन का टाइम, 48 घंटे का टाइम दिए थे, तो बाकी को भी 48 घंटे का टाइम दिया जा सकता था। उसमें दो राय क्या हो रही है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी। वो यही तो आरोप लगा। अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन दे देगा तो वहां क्या स्थिति बनेगी। इसलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट, अब आपके पास तो पार्लियामेंट भी है, आप पार्लियामेंट में चले जाओगे। तो ये सारी बातें उत्तराखंड के मामले में भी ऐसा हो चुका है पहले। उत्तराखंड के मामले में तो कोर्ट का फैसला, हाँ क्या स्थिति बनी। तो आप वहां पे तो केंद्र सरकार देखिए कोई न कोई पार्टी तो जाती कोर्ट में। अरे तो यदि मान लो क्या स्थिति बनी, 2 महीने बाद वापस से आ गए। ये अगर वो स्थिति बन जाएगी तो फिर क्या रह जाएगी आपका निर्णय। फिर राष्ट्रपति जी किसका, राष्ट्रपति जी तो तैयार ही बैठे गए। यही के तरीका हो रहा है। राष्ट्रपति का एक प्रक्रिया, उसे जाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बस वो तो गया, तत्काल हो ही गया। राष्ट्रपति जी को भी सालों बाद ऐसे अवसर मिलते हैं। हम जिस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि पहली घटना नहीं है। घटना तो है, आप पुरानी था, एक नया इतिहास बनाया जा सकता था, एक नए प्रेसिडेंसी बनाया जा सकता था, पहली घटना नहीं है। प्रणब मुखर्जी के टाइम में तो हुआ था। हमें रमेश भंडारी को भी नहीं भूलना चाहिए। रमेश भंडारी ने तो किया, लोकतंत्र की हत्या की। आज इंदिरा जी को कुछ चीजों के लिए याद किया जाता है तो गलत किया इसलिए याद किया जाता है, अच्छा किया इसलिए भी याद किया जाता है। अटल जी को अच्छे कामों के लिए भी याद किया जाता है, एक उनसे भी गलती हुई। ये तो कह रहे हैं आप प्रचंड बहुमत वाली सरकार को इस तरह के संदेश देश को नहीं देने चाहिए। चले मैं राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, कांग्रेस एक बात कह रही है कि इसमें कांग्रेस का जो था कि राजनीति से प्रेरित है ये राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश थी, वो ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस अपने पत्ते के समय रहते क्यों नहीं खोल पाई? 20 दिन हो गए वहां पे रिजल्ट आए हुए, इतने दिन से क्या हो रहा है वहां पे? देखिए योगेंद्र जी, अब तक जो रिजल्ट आने के बाद में परिस्थिति थी वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर के चल रही थी कि इनमें ये सरकार बनाएंगे। एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने से कोसों दूर थी, उनके दिमाग में कहीं पर इस प्रकार की बात न थी। लेकिन जो पिछले 2-3 दिन में परिस्थितियां बनी है, 3 दिन पहले जो परिस्थितियां बनी
उसके बाद में ये घटनाक्रम बदला और कहीं न कहीं कांग्रेस और एनसीपी भी फ्रंट में आती हुई दिखी। तो इतना समय जितना भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल द्वारा दिया गया, उतना समय यदि एनसीपी, मैं सर एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारा नजरिया, चीजें, घटनाएं, हम लोग थोड़े जर्नलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, तो बहुत डीप में जाने की कोशिश करते हैं, हर चाल को समझने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए। शरद पवार इस इलेक्शन को लेकर के पिछली बार से भी ज्यादा अपने एक आक्रामकता थी उनमें। आप सोचिए, जिस दिन ईडी ने नोटिस दिया उनको, उसके बाद वो इतने आक्रामक हुए, जनता के बीच गए, भीगते हुए उन्होंने स्पीच दिया। आई थिंक लाइफ का पहला स्पीच होगा जो भीगते हुए 22 मिनट उन्होंने स्पीच दिया, उसका बेनिफिट उनको मिला। जब ये स्थितियां बनी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलाकर के सरकार बना सकते हैं और हम भी अगर थोड़ा सा इसमें कुछ हमारा रोल अदा करें तो दोनों की भी दरार भी पैदा करा सकते हैं। ये राजनीति की चाल होती है, इसमें कहीं को गलत भी नहीं है। राजनीति में विश्वास करना, अपने आप को राजनीति में अयोग्य साबित करना है, ये तय माना जाना चाहिए। इसकी सबसे पहली क्वालिफिकेशन है, ये सब कहते हैं। शरद पवार ने रिजल्ट के दिन ही, जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से बात करेंगे, चीजें आगे बढ़नी चली गई, हम पालकी में बैठेंगे, अब हम कंधा नहीं लगाएंगे, और पहले भी हम बड़े भाई की भूमिका में रह चुके हैं। यहाँ पे शरद पवार का एक स्टेटमेंट आया था कि उद्धव ठाकरे को तय करना है, हम सहयोग दे सकते हैं। सहयोग नहीं दे सकते, आप अंदर की बात को समझिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वो थी कि वहां प्रचार भी ढंग से करने कोई नेता नहीं पहुंच पाया था। ये तो सरप्राइज था कांग्रेस के लिए कि 44 सीटें वो जीत करके आ गए। कांग्रेस उस स्थिति में थी कि शरद पवार अगर जैसा चाहेंगे वो निर्णय कर सकते थे। ये पहले की बातें। ये तो सर जो घटनाक्रम बदला, ये केरल के नेताओं के कारण बदला। अदरवाइज कांग्रेस में इफ एंड बट की कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर शिवसेना बनने के बाद भी अगर सरकार गिरती है तो कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है उसमें। मैं यही तो कह रहा हूं योगेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस का फ्रंट पे आने का घटनाक्रम अंतिम क्षणों में। मेरा तो सवाल था कि कांग्रेस को ये क्यों लगता है कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्यों हुआ है राजनीति से प्रेरित? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आज नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना या उसके अलावा दूसरी कोई सरकार बनाए, और उसका परिणाम हमारे सामने है समय को लेकर के। रही बात योगेंद्र जी, मैं आपको अभी बता दूं कि इसी चैनल पर चुनाव से कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है वो चीज। मैंने उस वक्त विश्लेषण चल रहा था कि वहां क्या परिस्थिति रहेगी। मैंने यहीं पर, योगेंद्र जी भी थे, ओमेंद्र जी भी थे, तब मैंने उस दिन कहा था कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डाउनफॉल रहेगी और शिवसेना की स्थिति डाउनफॉल रहेगी। कांग्रेस और एनसीपी वहां पर राइज करेगी। ठीक है, इस पर जनादेश नहीं मिल पाया, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा दिल रखना चाहिए था, और जैसा उन्होंने ये राज्यपाल को जैसा भी है समय को लेकर के या तुरंत फुरंत में निर्णय के लिए जो डिसीजन लिए गए हैं, ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता जो है उसको उजागर करते हैं। कोई स्वीकार करे या ना करे, हर समझदार नागरिक हिंदुस्तान का इस बात को समझ पा रहा है कि यहां बीजेपी ने कहीं न कहीं सरकार बनने से रोकने के पूरे प्रयास किए। उमेंद्र जी कुछ कह रहे हैं अभी बीच में। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि देखिए सरकार बनाने की लालसा भाजपा में होती है तो जब राज्यपाल ने उनको इन्वाइट किया सरकार बनाने का न्योता, तो बड़ा उद्धव को सीएम बना देते ना, उनका ही भाई है छोटा वो। आप बोले थे, मैं नहीं बोला ना। हाँ, तो सुनने का मतलब, जब उनको सरकार बनाने का न्योता दिया तो चाहते तो वो देख सकते थे कि उत्तराखंड की स्थिति हो जाएगी, कुछ है, एक दफा सरकार बना लो, शपथ ले लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सूझबूझ के साथ में काम लिया। उन्होंने कहा भाई हम नहीं बना सकते, बड़ा दल होने के बाद भी उन्होंने नहीं बनाया, तो ये उनका एक अच्छा निर्णय है। और ये उद्धव को आप मत बोले, मैं एक मेरा आपको ध्यान होगा सर, बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि 45 विधायक शिवसेना के हमारे टच में हैं। आपको ध्यान है,
कितनी बड़ी बात है ये कहना, किसी राजनीति उसका में यदि किसी टच में किस बात के लिए का टच मतलब में? ये क्या मतलब है कि आप ये है कई दफा विधायकों की उनसे आके इच्छा, संबंध कई कर रहे हैं। दफा विधायकों की इच्छा होती है कि हम मिलकर इनके साथ मिलकर चुनाव लड़े, इसलिए मिलकर सरकार बनानी चाहिए। लेकिन कभी कभी पार्टी के खिलाफ जाकर के इसका मतलब कहेंगे नेता के तानाशाही व्यवहार के कारण उन विधायकों को अपना निर्णय बदलना पड़ता है। मणिपुर और गोवा की बात करो, सब मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। फिर वही वाली बात है। इसलिए उन विधायकों की तो इच्छा थी जो चुन के आए, जो भाजपा के साथ, जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनकी वाकई में इच्छा थी शिवसेना के विधायकों की कि हम सरकार में शामिल हो। लेकिन कभी कभी हाईकमान का निर्णय ऐसा होता है जो उनको चुप होना पड़ा, इसलिए उन्होंने जो सांसद बीजेपी हो सकता है, बीजेपी की बहुत सारे एमएलए की बड़ी इच्छा हो कि हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने आप, तो उनमें से कोई आता ना सामने, जैसे बीजेपी के नेता ने वक्तव्य दिया कि हमारे संपर्क में, तो आप यहाँ राजनीति में पता कहेंगे कि उन्होंने इस प्रकार के संपर्क होते हुए, देखिए ऐसा है, कांग्रेस को सबसे बड़ा ये था कि भाई टूटेंगे विधायक, उनकी काबू में नहीं है, इसलिए यहाँ लाए। उन्हें ये डर था कि जो हमारे विधायक है हमारे काबू में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे अनुशासन में नहीं है, इसलिए उनको महाराष्ट्र से राजस्थान में जाना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं नहीं गए, वो वही थे महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ की, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो एकजुट थे वहां पे, कांग्रेस के इनके अलग अलग लेके आना पड़ा। एनसीपी के नेता शरद पवार जी पहले कह रहे थे कि हमको जनता ने आदेश दिया विपक्ष में बैठने का, क्या स्थितियां पैदा हुई अचानक कि उनको सब सरकार बनाने का कहा जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्यपाल को कहना पड़ेगा। यदि राज्यपाल चाहते तो एनसीपी के, देखिए राज्यपाल के पास में कई दफे स्वयं प्रेरणा से निर्णय लेने की क्षमता होती है। राज्यपाल कई मामलों में कानून के अलावा भी अपने स्वयं के विवेक से भी निर्णय लेते हैं। उस विवेक के आधार पर उन्होंने उनको कहा, और यदि माने उनको लगता है विवेक के आधार पर कांग्रेस को भी न्योता दिया जा सकता था, क्योंकि यहाँ विवेक की बात है कि राजनीति में कौन बढ़ा सकता है, नहीं दिया जा सकता जब तक बड़ा दल होता है उसी को। बड़े दल के बाद दिया ना, बड़े दल ने नहीं बढ़ाया तो उसके बाद में शिवसेना को दिया, एनसीपी को दिया, उसके बाद में क्या क्रम। तो एक राजनीति में कोई भी गवर्नर हो उसकी ये इच्छा होगी कि वहां कानून व्यवस्था बढ़िया बने, सरकार बने, इसलिए उन्होंने जो कानून का पालन किया। अब क्या होता है कि जब कहीं नहीं चलती है तो सीधा सीधा टारगेट गवर्नर को करो, राष्ट्रपति को करो, ये कुछ लोगों ने व्यवस्था बना दी, ये गलत है। क्योंकि कि किस दल ने उनको राज्यपाल बनाया है, वो तो कोई न कोई बनाएगा, वो तो कोई न कोई बनाएगा, इसलिए राष्ट्रपति भी किसी दल से आता है। राज्यपाल का पद इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोगों को बताना चाहिए। आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार यदि बात करता है कि किसी दल का, तो ये उचित बात नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। दलगत राजनीति में अगर ये होगा, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी राजनीति के प्रभाव में ये माना जाए 100% होते हैं। प्रभाव क्या है, 100% हुआ। नहीं तो ये सारी चीजें पहले जब तक तो ये हो रहा था कि भाजपा और शिवसेना बना रही थी, जब तक तो टाइमिंग का था ही नहीं कुछ भी। जब वो खत्म हो गए, बन नहीं पा रहे हैं, तो आपने 48 घंटे का टाइम चला करके दिया बीजेपी को। नहीं तो आप बीजेपी को देने की जरूरत ही क्या थी। पहले जब गठबंधन नहीं हो पा रहा था, उनको पता था कि हम ये चाल चलेंगे तो आराम से सब। राज्यपाल ने बिल्कुल कानून के तहत काम किया, संविधान के तहत काम किया। हमें राज्यपाल की भूमिका पे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। नीतिगत निर्णय उनका जो भी आम नागरिक के नाते तो लगा सकते, आम नागरिक के नाते आप कुछ भी लगा दो, आप किसी भी लगा दो। आप ये कह रहे आम नागरिक की बात नहीं है, ये बात कानून की बात है, संविधान की बात है, संविधान की बात है। आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 48 घंटे इनको कम समय क्यों दिया गया? आप तो इसका बताया ना राजन जी ने कि बिल्कुल आपने जोड़े जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अधिक समय आप लोगों को कांग्रेस के पास मिला, एनसीपी के पास मिला। पहले बड़े राजनीतिक दल को समय दिया जाता है। यदि भारतीय जनता 48 घंटे दिए जाते हैं, छोटे को 24 घंटे दिए, जिसके पास में 105 विधायक है उसको समय नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ दोनों मिलकर ऐसा नहीं होता। 156 थे यहाँ श्याम जी, आप कानून सम्मत बात कीजिए, आप विधान की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अब राज्यपाल कब आया क्या, उसके बाद गठबंधन का राज्यपाल ने जो भी किया एक निश्चित अवधि में यदि विधानसभा का गठन नहीं होता है तो इसके बाद यही प्रक्रिया होती है जो उन्होंने। तो इस प्रक्रिया में पक्षपात क्यों क्या लग रहा है? 48 आपके नजरिए से पक्षपात है, लेकिन विधान और संविधान के संविधान के अनुसार राज्यपाल का निर्णय संविधान का अनुकूल है और बिल्कुल सही है। यहाँ जो दिख रहा है तो संविधान का मतलब आप पक्षपातपूर्ण आपको लग रहा है विवेक है? नहीं, अगर राज्यपाल का विवेक यहाँ पे काम कर रहा है तो क्या वो विवेक से पक्षपात कर देंगे? इसका मतलब यही है कि राज्यपाल चाहते थे कि वह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। ये देखिए हम यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, अधिक समय देना, इनको कम समय देकर भारतीय जनता सबसे पहला न्योता भारतीय जनता पार्टी को मिला और उनको मिलना भी चाहिए। गठबंधन को मिला पहले। आप क्या बात करो, दोनों को
बीजेपी को तो बाद में दिया गया, शाम की बात दिखाने के लिए दिया गया। पहले दोनों पार्टी देखो, आप चुनाव से पहले गठबंधन था, चुनाव से पहले गठबंधन था, आप इतनी दिन तक दरार पैदा रही, लेकिन गठबंधन खत्म होने के बाद गठबंधन टूटने के बाद न्योता बीजेपी को मिला है। टूटा जो भी कारण से जैसे कब टूटा आपको पता जब है? उद्धव ठाकरे और इन्होंने आदित्य ठाकरे ने अभी तो बाद में टूटा, इस सारी स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना की वो स्थिति बना दी कि एक व्यक्ति गया लंगर में हलवा खाने के लिए, उसको हलवा भी नहीं मिला, पीछे से कोई उसके जूते चप्पल भी गया, कुल मिला के कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना की हालत बढ़ा दी। लेकिन ये ठीक, शिवसेना ने अपनी परिस्थितियों को नहीं अनुकूल रखा। आप सत्ता भी लेना चाहते थे, उनके समझौते को मानना भी नहीं चाहते थे। ये तो मुख्यमंत्री की लड़ाई थी। अमरिंदर जी जरा सोचिएगा, आप तो कह रहे हो ना कि बीजेपी को 48 घंटे नहीं, गठबंधन को तो उन्होंने 7-8 दिन का टाइम दिया, वो बैठा ही नहीं बैठा आपस में मन में। आप कहाँ आते हो 48 घंटे की? ये तो फिर बाद में सैद्धांतिक तौर पे कहा गया कि अब समय को इस तरह एडजस्ट करो कि ये राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। और मिला के इस सारे मामले में कांग्रेस ने वही किया जो उसकी हमेशा करती आई है, और हमेशा उसने किया, छोटे दलों को समाप्त करने का काम किया है, और शिवसेना को भी उसने समाप्त करने का काम किया है। आने वाले चुनाव में यदि विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बीजेपी ने तो नहीं होंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश से यदि ऐसी स्थिति बनती है, गठबंधन नहीं बनते, निश्चित इसका लाभ मिलेगा। निर्णय देगा। अभी क्या है, ओमेंद्र जी, बीजेपी ने तो 6 महीने का गला घोटा है, शिवसेना का गला घोट दिया पिछले 10 सालों में। हमेशा आप ये देखिए कि शिवसेना भी राज्य स्तरीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राज्य स्तरीय पार्टी के साथ में जो उन्होंने समझौता किया, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जैसा पिछला चुनाव उन्होंने अपने दम पे लड़ा वैसे लड़ सकती थी। भारतीय जनता पार्टी, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, यहाँ रोकना चाहूंगा आप सभी को। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है वो एक आईना है। आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका एक्चुअल चेहरा जो क्या है वो दिखाता है। अब डिपेंड आप पे है कि आप उसमें कलर भर के देखना चाहते हैं या खुद की तस्वीर को देख करके एनालिसिस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही एक सियासी आईना है जो इस वक्त देश के राजनीतिक दलों को दिखा रहा है। विश्वास तो मुझे लगता है कि बचा ही नहीं अब राजनीतिक दलों में, और ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि आने वाले दिनों के लिए महाराष्ट्र कितना सबक होगा, इससे कितना लेसन लिया जाना चाहिए, वो आई थिंक ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी घटनाक्रम पे नजरें सबकी बनी हुई हैं। ये दी एंड इस पिक्चर का या ड्रामे का हुआ नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। तो चलिए फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ेगा, और सिफारिश के बाद इसकी मंजूरी मिल गई है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।